नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा के बरसाना में श्री राधा रानी के दिव्य चरणों के दर्शन भी किए हैं और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की है। तस्वीरें मथुरा से हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे, राधा रानी के दिव्य स्वरूप की पूजा अर्चना की है। दरअसल आपको यह भी बताते चलें कि होली नजदीक है और होली के पावन अवसर पर यहां पर भव्य कार्यक्रम होता है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अभी से मथुरा पहुंचे और यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बधाई और शुभकामना देने के लिए मैं राधा रानी के शुभ चरणों में नमन करने के लिए बरसाना की इस पावन धरा पर आया हूं। हमारी ब्रजभूमि भारत के सनातन धर्म की अत्यंत श्रद्धा की भूमि है और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ का धाम काशी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम और लीलाधारी प्रभु श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि मथुरा, वृंदावन और ब्रजभूमि हमारे इस उत्तर प्रदेश में है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन अभी उत्तर प्रदेश की धरा पर प्रयागराज की धरती पर संपन्न हुआ है। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर उपस्थित हुए और आज का ये दृश्य पिछले कई दिनों से मैं लालाई थाने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से बार बार कहता था कि मुझे होली के आयोजन में ब्रज में आना है और मेरा सौभाग्य है कि आज जब बरसाना की लट्टूमार होली है, यानी होली का आमंत्रण देने किया पावन दिवस, तो मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों की होली का आमंत्रण देने के लिए आया हूं। यहां पे हर सनातन धर्मावलंबी को होली के इस पावन आयोजन के साथ जुड़ने का आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, मैं आप सबको आज लट्टूमार होली और कल नटमार होली तो विश्व प्रसिद्ध होली है, कल यहीं पे होगी और पूरे देश और पूरी दुनिया हमारे पर्वों के साथ जुड़ करके सनातन धर्म के इस वैभव को, उसकी विविधता को और उस विविधता में भी एकता के सूत्र कैसे पिरोए गए हैं, इसको देखेगी। आपके धैर्य के लिए आपको नमन करता हूं, राधा रानी के श्री चरणों में नमन करता हूं। आप सभी को होली की अपनी हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की। मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 के शुभारंभ के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया है। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आए।
और आपको बताते चलें कि रंगोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जहां पर आपको बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित कला प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। रूसी भाषी महिलाओं के लिए एशियाई संत की प्रस्तुति भी हुई है। And I welcome the people, representative of BRICS, because you are very dear to us, to Russia, to India. You know, I have been translating in these BRICS conferences when India was the chairman of the BRICS countries. I have translated maybe in 5 or 6 or 7 conferences. What I have noticed is that on those conferences there were a lot of women. Means the women also in those countries taking very active part in the international affairs in their own countries. So I am very happy about it. Russian society of Russian compatriots, of Russian ladies. It's almost 99% of Russian ladies who stay here, who live here, who got married to Indian men, who follow their love and then move from country to another country. Me myself, I stay here already 38 years. And many here, like my sisters, Russian ladies who stay here even longer. And in our hands is our duties to live here, to understand Indian culture, Indian families, and not to forget our own tradition, Russian tradition of our motherland. And I'm very happy we complete the registration on the International Women's Day. This is very important. This is a gift for all of us. During last 3 years, G20 is the biggest event of the world. It's happening in Indonesia. Our friends are here from Indonesia. Then it happened in India. Now it is happening in Brazil. The Iranian woman cannot be described by the superficial or other stereotypes. Actually, Iranian woman, she is a successor of an ancient civilization with a deep and layered culture, continuously expanding from ancient to contemporary Iran. If we want to talk about the Iranian women, we should observe their history also. In Iranian epics, such as the Shahnameh, women are not only mothers or wives, they are also warriors, wise advisors, politicians, and protectors of traditions. In Greek history too, women played important roles, such as Armidis, the Achaemenid Navy commander and the first admiral navy in the world, or Kurandukh and Azarnidokh, who ruled Iran during the Sassanid era. Historical documents found in Persepolis back to 3,000 years ago also show women as economic managers and owner of large estates. One of the ancient values of Iranian women has been chastity and proper clothing. Contrary to common propaganda, this clothing tradition did not begin with Islam, but has deep roots in Iranian history actually, and indigenous culture. Let me begin with Indonesia. What do you know about Indonesia? So we have 280 million people, our citizens, and I know it's nothing compared to India. But yeah, for us it's quite a lot. And then I moved to Delhi 6 months ago, and then I realized in Delhi is even crowded than my own country.
So, yeah, we have 17,000 islands. So, can you imagine that some islands are actually unoccupied? There is no habitat over there. And we have 700 languages. मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 के शुभारंभ के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया है। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। बधाई देता हो, रंगोत्सव की बधाई देता हो, पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। इस समारोह में आने के ठीक पूर्व मैंने बरसाना में राधा रानी के महल में जाकर के उनके श्री चरणों में माथा टेकने का काम किया है। 5000 वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा के साथ ओतप्रोत करने वाली हमारी ये ब्रजभूमि, जिसके रज रज में, जिसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन, हमारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पूरा देशवासी, हर सनातन धर्मावलंबी करता है, उससे अभिभूत होता है। लोक मंगल की कामना के साथ कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार इस धरा पर आने का, नमन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। आज लड्डूमार होली है और कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली भी यहां पर होनी है। बहनों और भाइयों, कितना अद्भुत है हमारा सनातन धर्म। महाशिवरात्रि में लाखों लोग काशी में आए थे। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था, जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतनी ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हम तो जा रहे हैं अपने महाकुंभ में मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में महास्नान के माध्यम से इस आयोजन में भागीदार बनने। सनातन धर्म का ऐसा अद्भुत क्षण दुर्लभतम क्षणों में से एक बन गया है और इसकी सफलता के लिए मैं देश और दुनिया के सभी सनातन धर्मावलंबियों को, संस्थाओं को, पूज्य संतों को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण तीर्थ, जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक हैं, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी लीला भूमि भी है। बहनों और भाइयों,
आप देखें कितना अद्भुत संगम है। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की जिस नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया, जिसका परिणाम अब महाकुंभ कैसे भव्य आयोजन के रूप में हमें देखने को मिले, उस विरासत और विकास की अद्भुत छटा को हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा है, काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, विंध्यवासिनी धाम में देखा है, आज मुझे बरसाना में ब्रजभूमि में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं। देखिए, पहली बार होली का आनंद लेने वाले जो होली के ही अवसर पर बरसाना आते हैं, उन्हें रोप वे की सुविधा भी यहां प्राप्त हो रही है। पहली बार आराम से वहां जाकर के आप दर्शन ले सकते हैं। ऐसे ही अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं। और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में, तो वहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में भारत का विश्व के प्रति दृष्टिकोण विषय का विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम दो देश, भारत और आयरलैंड हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान में एक विश्व व्यवस्था की आवश्यकता में विश्वास करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं और सहयोग को महत्व भी देते हैं। इसी का कारण ये है, आवश्यक भी है कि ऐसी व्यवस्थाएं समसामयिक निष्पक्ष हों। दरअसल आयरलैंड दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर और यहां पर डबलिन पहुंचे हैं। भारत का विश्व के प्रति दृष्टिकोण पर भी बोले हैं। एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंध पर बात भी की है। तो चलिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। Introduction to his Nobel Prize winning work
Gitanjali, was actually written by W.B. Yeats. Now, this is not just a historical or even a sentimental point that I'm making. From our perspective, one of the outcomes of having similar experiences is a degree of empathy on contemporary issues. When we speak today in India about the concerns of the global south, our expectation is that Ireland, more than many others in this part of the world, will display an understanding and support. A second commonality between us is, of course, the global diaspora. Not all of this was entirely voluntary for Indians in its early years, but that is a foundation that has been built upon today to explore the opportunities of a global workplace. A third aspect is actually the internationalism that is inbuilt into our outlook. In India, we speak of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, the world is a family, which is very much a sort of a tradition, and in many ways it encapsulates the fundamental openness of our society. And certainly the experience of our independence struggle has revived a strong solidarity with others in a similar predicament. And this internationalism, in fact, leads us to the next step, which is multilateralism, willingness to work with other nations in a very structured format, especially in the United Nations. And I do believe that our struggle for freedom, the fact that we both were international at that time in terms of looking for allies and supporters and well-wishers, that even today I think continues to shape our view of the world and our belief that countries should work with each other to deal with the important issues of our times. So I can assert it with some confidence that we are two countries who do believe in the need for a world order, in respect for international law, and we do value international regimes and cooperation. For that very reason, it's essential that such regimes are contemporary, they are fair, they are non-discriminatory, and today I think the nature of the international system itself is an important subject of conversation between countries like India and Ireland. Now, a few words before I turn my attention, a few words about our bilateral ties before I turn my attention to global matters. Economically today we have a very robust level of trade. It's currently estimated at about 16 billion euros. I suspect it's a little larger. And what's interesting with Ireland is that actually our trade in services exceeds our trade in goods by a large margin. And that's really, for us, quite unusual. And it obviously derives from the nature of the Irish economy. Now, leading companies of both nations in various domains have established a presence in each other's economies. Many of our IT majors are here. I think most of you know that. Some of our pharma companies are here. And I would say many of the household Irish names in terms of business have a long established presence in India as well. Tourism between us is growing. Our last figures for Irish tourists was about 44,000. And we certainly hope that a more friendly visa policy, Ambassador please note, by Ireland could see an increased flow of Indian tourists, as indeed they go to many other international destinations. Education, as is evident, is I think been a really promising area of exchanges. I came into Ireland with the belief that we had about 10,000 students here. I was told the numbers today closer to 13,000. And I do want to say this has been the subject of some initial conversations even today. Today again, the latest numbers I have is about 100,000. I think it's making really a very serious contribution
to Ireland's national development. We do appreciate very much steps which successive Irish governments have taken to improve the ease of working and of living here. From a diplomatic standpoint, I can confirm that our various mechanisms are active, key agreements are in place, and overall I think there's good. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।